हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम अपराध की व्याख्या का समाजशास्त्री सिद्धांत देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है अपराध की मनोवैज्ञानिक व्याख्या, अपराध के विविध कारण, अपराध की प्रत्यक्षवादी व्याख्या पर चर्चा की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे देख पाएंगे। साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। यह अपराध की व्याख्या का समाजशास्त्री सिद्धांत जो है बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के द्वितीय चैप्टर से संबंधित है। इसके अलावा यह जो है समाजशास्त्र विषय में किसी भी तरह से अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अपराध की व्याख्या का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, यानी अपराध के व्याख्या को समाजशास्त्रीय आधार पर करने वाले समाजशास्त्रियों का क्या विचार है, इसको देखते हैं। अपराध की व्याख्या का समाजशास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर यह माना गया है कि आपराधिक व्यवहार जो होता है कुछ विशेष तरह की दशाओं का परिणाम होता है। आपराधिक व्यवहार यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए कुछ विशेष प्रकार की सामाजिक दशाएं जो हैं जवाबदार होती हैं। वह एक विशेष प्रकार की सामाजिक दशाओं का परिणाम होता है। और इस तरह से मानने वाले मुख्य रूप से दुर्खिम, क्लुवार्ड एवं ओहलिन, सदरलैंड और टैप्ट हैं। दुर्खिम और मर्टन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी समाज में जब सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है तब जो है विचलनकारी व्यवहार बढ़ने लगता है और समाज में जो है अपराध होता है। तो दुर्खिम और मर्टन का कहना है कि जब समाज में सामाजिक नियंत्रण यानी सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था जब कमजोर हो जाती है तब विचलनकारी व्यवहार बढ़ता है, यानी कि समाज में अपराध बढ़ता है। दूसरा एक अन्य समाजशास्त्री टैप्ट हैं, उन्होंने कहा कि भौतिकवादी मूल्यों से प्रभावित संस्कृति के आधार पर अपराधों की व्याख्या की, यानी भौतिकवादी मूल्यों के प्रभाव से के फलस्वरूप जो है समाज में अपराध मतलब जो है बढ़ते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। एक समाजशास्त्री को क्लुवार्ड और ओहलिन है, उनके अनुसार अधिकांश अपराध जो होते हैं व्यक्ति द्वारा एक आपराधिक उपसंस्कृति के संपर्क का परिणाम होता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है अपराध करता है तो उसका कारण क्या है, व्यक्ति जब आपराधिक उपसंस्कृति के संपर्क में आता है उसके फलस्वरूप जो है उस चीज़ों से प्रभावित होकर जो है व्यक्ति क्या करने लगता है, अपराध करता है। तो इस तरह से क्लुवार्ड और ओहलिन के अनुसार कि अधिकांश अपराध व्यक्ति द्वारा एक आपराधिक उपसंस्कृति के संपर्क का परिणाम होता है, ऐसा कहा गया। इसके अलावा सदरलैंड ने जो है विभिन्नता युक्त साहचर्य का सिद्धांत प्रस्तुत करके यह निष्कर्ष दिया कि अपराध जो होता है वह क्या होता है, एक सीखा हुआ व्यवहार है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से होने वाले अंतरक्रिया अथवा संपर्क का परिणाम होता है। साहचर्य यानी कि साथ साथ रहने की वजह से, अंतरक्रिया करने से, अपराधी लोगों के संपर्क में रहने, उनसे अंतरक्रिया करने से के फलस्वरूप जो है व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपराध करता है। और अपराध उन्होंने कहा कि यह क्या है, एक सीखा हुआ व्यवहार है। व्यक्ति जो है साथ में रहकर अंतरक्रिया के फलस्वरूप जो है अपराध को सीखता है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपराध करता है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे अपराध के संबंध में सामाजिक संरचना का सिद्धांत, इस सिद्धांत को जो है दुर्खिम एवं मर्टन ने दिया। सामाजिक संरचना के सिद्धांत को मुख्य रूप से दुर्खिम और मर्टन के द्वारा दी गई यह जो सिद्धांत है मुख्य रूप से दुर्खिम और मर्टन के द्वारा दी गई व्याख्या पर आधारित है। दुर्खिम ने जो है स्पष्ट कहा है कि अपराध का कारण एक विशेष प्रकार की सामाजिक संरचना है। एक विशेष प्रकार की सामाजिक संरचना की वजह से लोग अपराध करते हैं, जिसके अनुसार अपराध जो है कोई भी वह कार्य है जो सामूहिक भावनाओं पर आघात करता है। अपराध का कारण एक विशेष प्रकार की सामाजिक संरचना है और उनके अनुसार अपराध कोई भी वह कार्य होता है जो कि सामूहिक भावनाओं पर आघात करता है, समूह के लोगों की भावनाओं पर आघात करता है
और वह जो है सामूहिक भावनाओं के विरुद्ध होता है। ऐसा दुर्खिम ने स्पष्ट करते हुए बताया कि अपराध जो है एक विशेष प्रकार की सामाजिक अपराध का कारण एक विशेष प्रकार की सामाजिक संरचना है और उस सामाजिक संरचना के वजह से जो है व्यक्ति एक जो है विभिन्न तरह के व्यवहार करता है, सामूहिक भावनाओं पर आघात पहुंचाता है और सामूहिक भावनाओं के विरुद्ध व्यवहार करता है, तो वही क्या है, अपराध है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे कोई समाज जो है सरल समाज से जटिल समाज में बदलते जाता है, जैसे जैसे कोई समाज जो है सरल समाज से जटिल समाज में बदलते जाता है, वैसे वैसे उसमें हमें देखने को मिलता है कि लोगों में व्यक्तिवादिता बढ़ती है। जैसे जैसे समाज सरल समाज से जटिल बनते जाता है, वैसे वैसे व्यक्तिवादिता और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ने लगती है। व्यक्ति की जो इच्छाएं व्यक्तिवादिता और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के बढ़ जाने के फलस्वरूप व्यक्ति की इच्छा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वह जो है क्या करता है, अपने वह सामाजिक आदर्श नियमों के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लगता है। वह सामाजिक आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है और इसी दशा को यानी सामाजिक आदर्श नियमों के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने वाली दशा को ही उन्होंने जो है एनोमी की अवस्था कहा या आदर्श शून्यता की अवस्था कहा। और यह जो है एक ऐसी दशा है जिसमें सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था जो है कमज़ोर पड़ने लगती है तथा समाज का नैतिक बल जो है कम हो जाता है। तो इस तरह से ऐसी सिचुएशन आने के फलस्वरूप जैसे जैसे कोई समाज जैसे सरल समाज है वह जटिल समाज में बदलता है, जटिल समाज हो गया तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, प्रतिस्पर्धा बढ़ा, व्यक्तिवादिता बढ़ने लगती है। सरल समाज में लोगों की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, इसलिए वहाँ पर कोई सबकी सामूहिक संपत्ति होती है, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। समाज जैसे ही जटिल समाज में बदलने लगता है, सरल समाज मतलब आदिम समाज जो जहाँ पर लोग जो है जंगलों में रहते थे, बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करते थे, वहाँ पर लोगों में न किसी प्रकार की व्यक्तिवादिता थी, न पारस्परिक प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन समाज जैसे ही जटिल हो गया, व्यक्तिवादिता और प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा बढ़ने लगी और इस तरह से व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा बढ़ने की वजह से व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ जाने के कारण वह जो है क्या करने लगता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ने के लिए सामाजिक आदर्श नियमों के विरुद्ध जो है स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लगता है। और ऐसा करने के फलस्वरूप जो है समाज में एनोमी की स्थिति उत्पन्न होती है, आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है और इस दशा में जो है सामाजिक नियंत्रण की जो व्यवस्था है वह कमज़ोर पड़ने लगती है और समाज का नैतिक बल जो होता है वह कम हो जाता है और इस तरह से जो है समाज में अपराध बढ़ने लगता है। दूसरी व्याख्या इसके बारे में मर्टन ने इसे दूसरे ढंग से स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा कि जो है प्रत्येक सामाजिक संरचना में व्यक्तियों के लिए कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य निर्धारित होते हैं। हर सामाजिक संरचना में मर्टन का कहना है कि व्यक्ति के सामने कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं और इन सांस्कृतिक लक्ष्य जो निर्धारित किए जाते हैं व्यक्ति के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे साधन निर्धारित होते हैं जिन्हें समाज की मान्यता प्राप्त होती है। उन सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास जो साधन होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, संस्थागत साधन कहते हैं। तो व्यक्ति की सामाजिक संरचना में व्यक्ति के लिए कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे साधन निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। उन्हीं मान्यता प्राप्त साधनों को क्या कहते हैं, संस्थागत साधन कहते हैं। जब तक लोग इन अपने सांस्कृतिक लक्ष्यों को पाने के लिए संस्थागत साधनों के द्वारा अपने सांस्कृतिक लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करते रहते हैं, जब समाज के व्यक्तियों लोगों के द्वारा अपने सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त साधनों का उपयोग किया जाता रहता है, तब तक जो है समाज की सामाजिक संरचना का संतुलन जो होता है वह बना रहता है। जब लोग अपने सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत साधनों का उपयोग करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो समाज का सामाजिक संतुलन यानी संरचना का संतुलन जो है वो क्या होता है, बना रहता है। इसके विपरीत जब सामाजिक संरचना में जब लोग अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए
समाज के द्वारा स्वीकृत साधनों पर बल नहीं देते हैं और मनमाने ढंग से व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं, अपने मन से व्यवहार जब करने लगते हैं तभी क्या हो जाता है, सामाजिक संरचना का संतुलन जो होता है वह बिगड़ जाता है। तो इस तरह से समाज जैसे जैसे जटिल हुआ, लोगों की इच्छाएं, आवश्यकताएं और प्रतिस्पर्धाएं बढ़ी, लोग जो हैं समाज में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत साधनों पर बल नहीं देते हैं बल्कि मनमाने ढंग से व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं, तो फिर समाज की संरचना का संतुलन जो है बिगड़ जाता है और फिर इसी अवस्था में जो है अपराध होने लगता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं धन उपार्जित करना अथवा समाज में जो है सत्ता प्राप्त करना, धन उपार्जित करना यानी कि पैसा कमाना या फिर समाज में सत्ता प्राप्त करना समाज के द्वारा जो है क्या है, मान्यता प्राप्त लक्ष्य है। लेकिन कुछ लोग तस्करी के द्वारा अथवा नकली चीज़ों के उत्पादन के द्वारा यदि चीज़ों के उत्पादन के द्वारा यदि धन उपार्जित करना आरंभ कर देते हैं तो यह साधन जो है संस्थागत न होने के कारण जो है सामाजिक संरचना का संतुलन क्या होने लगेगा, बिगड़ने लगता है और इससे फिर समाज में जो है अपराध वाली स्थिति उत्पन्न होती है। यदि धन उपार्जित करना है, किसी व्यक्ति को धन कमाना है, तो यदि वह ईमानदारी से प्रयत्न करके यदि व्यापार व्यवसाय करके यदि पैसा कमाता है तो फिर उसके अंतर्गत जो है वो क्या होगा, वो सही रास्ता होगा, समाज की सामाजिक संरचना का संतुलन बना रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति धन कमाने के लिए तस्करी करेगा या फिर नकली चीज़ों का उत्पादन करेगा और धन उपार्जित करेगा तो फिर वह यह साधन जो है संस्थागत साधन न होने के कारण यानी कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त साधन न होने के कारण जो है समाज की सामाजिक संरचना का जो संतुलन होगा वो क्या होने लगेगा, बिगड़ने लगता है। तो मर्टन के अनुसार जब व्यक्ति जो है यह जो व्यक्ति के द्वारा अपनी सामाजिक दशाओं से किए जाने वाला एक विचलनकारी अनुकूलन कहा उन्होंने, व्यक्ति जब ऐसा करता है तो ऐसी दशा को मर्टन ने कहा कि यह क्या है, एक विचलनकारी अनुकूलन है। मतलब वो अपने सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत साधनों का उपयोग नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, एक विचलनकारी अनुकूलन कर रहा है। समाज के साथ वो अनुकूलन नहीं कर रहा है बल्कि समाज में अनुकूलन करने से वो हट जा रहा है। और जब एक बार समाज में विचलनकारी अनुकूलन आरंभ हो जाता है तब तो दूसरे लोग भी उसको देखकर वैसा ही अनुकरण करने लगते हैं, उसके पीछे पीछे आने लगते हैं और इसी दशा से विभिन्न प्रकार के जो है अपराधों को जन्म देने के लिए ऐसी दशा जो है जवाबदार होती है और समाज में जो है विभिन्न प्रकार के अपराध होने लगते हैं। दुर्खिम और मर्टन दोनों ने ही जो है सामाजिक संरचना में पैदा होने वाले असंतुलन को ही अपराध का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना में जो है असंतुलन होने के फलस्वरूप समाज में क्या होता है, अपराध होता है। एक और सिद्धांत आपराधिक उपसंस्कृति का सिद्धांत जिसे क्लोवार्ड एवं ओहलिन ने दिया, उन्होंने इस सिद्धांत में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि अपराध जो होता है वह क्या होता है, एक आपराधिक उपसंस्कृति के प्रभाव का परिणाम है। अपराध जो होता है वह क्या होता है, एक आपराधिक उपसंस्कृति के प्रभाव का परिणाम है। आपराधिक उपसंस्कृति के बारे में उन्होंने बताया कि आपराधिक उपसंस्कृति क्या होता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत एक ऐसी उपसंस्कृति होती है, इस समाज की सामाजिक संरचना में एक ऐसी उपसंस्कृति होती है जो क्या करता है, अपने गिरोह के सदस्यों से कुछ ऐसे कार्य करने को अपेक्षा करता है जिनसे समूह के व्यवहार के परंपरागत नियमों और आदर्शों का उल्लंघन होता है। ये आपराधिक उपसंस्कृति के लोग जो हैं समूह के व्यवहार के परंपरागत नियमों और आदर्शों का उल्लंघन करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। यही कल्चर वाले जो लोग होते हैं आपराधिक उपसंस्कृति के लोग होते हैं। आपराधिक उपसंस्कृति की मुख्य विशेषता यह है कि वह प्रत्येक उस कार्य को मान्यता देती है जिसके द्वारा समूह के आदर्श नियमों का उल्लंघन होता है। समूह के आदर्श नियमों के विरुद्ध विपरीत कार्य करना ही जो है आपराधिक उपसंस्कृति का उद्देश्य होता है और उस कार्य को मान्यता देता है जिससे आदर्श नियमों का उल्लंघन होता है। और इस संस्कृति को किसी भी क्षेत्र के आपराधिक गिरोहों के द्वारा विकसित किया जाता है। आपराधिक उपसंस्कृति को जो है किसी भी क्षेत्र के
आपराधिक गिरोह के द्वारा विकसित किया जाता है, आपराधिक गिरोह के द्वारा इसको विकसित किया जाता है, तथा कोई किशोर या व्यक्ति इस उपसंस्कृति के समीप रहने का जितना अधिक अवसर प्राप्त करता है, आपराधिक उपसंस्कृति के संपर्क में जितना व्यक्ति रहता है, उसमें अपराध की प्रवृत्ति भी जो है उतनी तेजी से बढ़ने लगती है। तो इस तरह से आपराधिक उपसंस्कृति जो है आपराधिक गिरोहों के द्वारा विकसित की जाती है। आपराधिक उपसंस्कृति की ये विशेषता है कि वह प्रत्येक उस कार्य को मान्यता देती है जिससे किसी समूह के आदर्श नियमों का उल्लंघन होता है, यानी कि अपराध होता है। प्रत्येक आपराधिक कार्य को वो क्या करते हैं, मान्यता देते हैं। तो इस तरह से जो है आपराधिक उपसंस्कृति आपराधिक गिरोहों के द्वारा विकसित किया जाता है, और इसके संपर्क में जो लोग आते हैं उनमें अपराध की प्रवृत्ति जो है उतनी ही तेजी से बढ़ने लगती है। उपसंस्कृति आपराधिक उपसंस्कृति के सिद्धांत के संबंध में क्लोवार्ड और ओहलिन ने तीन मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह जो है तीन प्रकार के आपराधिक संस्कृति के तीन विभिन्न प्रतिमान उन्होंने बताए। पहला प्रतिमान बताया उन्होंने संघर्ष प्रतिमान। संघर्ष प्रतिमान की जब बात करते हैं क्लोवार्ड और ओहलिन, तो संघर्ष प्रतिमान में क्या होता है, इसमें हिंसात्मक क्रियाओं की प्रधानता होती है। यह उपसंस्कृति जो है, जो संघर्ष प्रतिमान से संबंधित उपसंस्कृति है, वह अपने सदस्यों को विश्वास दिलाती है कि यदि लोगों को शक्ति के प्रयोग के द्वारा धमकी भरे कार्यों से ही व्यक्ति जो है अपने गिरोह में ख्याति प्राप्त कर सकता है। वह यदि कोई व्यक्ति अपने गिरोह में ख्याति प्राप्त करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, धमकी भरे कार्य करने पड़ेंगे, शक्ति के प्रयोग करना पड़ेगा। और ऐसा जो व्यक्ति करता है और धमकाता है लोगों को, अपने शक्ति का प्रयोग करता है, वह जो है गिरोह में ख्याति प्राप्त कर सकता है। इस उपसंस्कृति में उस व्यक्ति का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है जो जितना ज़्यादा क्रूर, साहसी, निडर और जोखिम भरे काम कर सकता है। तो इस तरह से संघर्ष प्रतिमान के अंतर्गत क्लोवार्ड एवं ओहलिन का कहना है कि इसमें हिंसात्मक क्रियाओं की प्रधानता होती है। लोगों को डरा धमका कर जो व्यक्ति जितना ज़्यादा डरा धमका सकता है, वह जो है अपने गिरोह में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति माना जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। संघर्ष प्रतिमान में। दूसरा, आपराधिक प्रतिमान में जो है यह उपसंस्कृति आपराधिक मूल्यों पर आधारित है। इसमें आपराधिक व्यवहार को ही व्यक्ति की सफलता का साधन माना जाता है, यानी जो व्यक्ति जितना ज़्यादा आपराधिक व्यवहार करता है उसे उतना ही सफल माना जाता है। यह संस्कृति अपने सदस्यों को यह विश्वास दिलाती है, आपराधिक प्रतिमान से संबंधित उपसंस्कृति जो है लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि अवैध साधनों के द्वारा हुए भौतिक रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। यदि हम गैर कानूनी साधनों का उपयोग करेंगे तभी हम भौतिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा जो है आपराधिक प्रतिमान से संबंधित उपसंस्कृति के सिद्धांत का कहना है। एक तीसरा सिद्धांत तीसरा प्रतिमान पलायनवादी प्रतिमान। यह उपसंस्कृति का यह जो पलायनवादी प्रतिमान है, यह उपसंस्कृति वह है जो कि मादक द्रव्यों जैसे शराब, चरस, गांजा, इसमें आदि के प्रयोग को विशेष महत्व देता है। पलायनवादी प्रतिमान के अंतर्गत मादक द्रव्य जैसे शराब, चरस, स्मैक और गांजा के प्रयोग को विशेष महत्व देती है। इन मादक द्रव्यों का प्रयोग करने से व्यक्ति जो है अपने सामाजिक भूमिकाओं को भूलकर जो है पलायनवादी बनने लगता है। वह अपने वास्तविक भूमिकाओं को भूल कर क्या बन जाता है, भागने लगता है, पलायन करने लगता है। और इस तरह से जो है पलायनवादी प्रतिमान में के अंतर्गत इस प्रकार की उपसंस्कृति के अंतर्गत नशीले पदार्थों के उपयोग की वजह से व्यक्ति क्या करता है, इनके उपयोग के करने की वजह से व्यक्ति जो है अपने सामाजिक भूमिकाओं को भूलकर पलायनवादी बनने लगता है और गैर कानूनी कार्य करता है, आपराधिक कार्य करने लगता है। तो इस तरह से जो है क्लोवार्ड और ओहलिन ने जो है तीन प्रकार के प्रतिमान बताए। पहला संघर्ष प्रतिमान बताया जो कि हिंसात्मक क्रियाओं को प्रधानता देता है। दूसरा उन्होंने आपराधिक प्रतिमान बताया जिसमें यह आपराधिक प्रतिमान व्यक्ति को ये बोलता है कि जो जितना ज़्यादा अपराध करेगा वह उतना ही ज़्यादा सफल माना जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और पलायनवादी प्रतिमान में जो है शराब, गांजा, चरस, इसमें किस तरह के नशा का प्रयोग करने की वजह से व्यक्ति क्या करता है, अपने सामाजिक भूमिकाओं को भूलकर फिर पलायनवादी बनने लगता है, अपराध करने लगता है। आपराधिक उपसंस्कृति की ओर आकर्षित होने का
क्लोवार्ड तथा ओहलिन ने दो मुख्य कारणों का उल्लेख किया है कि लोग जो हैं आपराधिक उपसंस्कृति की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने जो है दो मुख्य कारणों का उल्लेख किया। उनका कहना है कि पहला कारण यह है कि एक व्यक्ति को एक सामान्य संस्कृति से प्रभावित अपने समूह में जो है व्यक्ति को एक सामान्य संस्कृति से प्रभावित अपने समूह में वैध साधनों के द्वारा आवश्यकता पूरा करने का अवसर जो है बहुत कम मिलते हैं। एक सामान्य व्यक्ति सामान्य संस्कृति में रहते हुए अब वैध साधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर नहीं पाता है और ऐसा पूरा करने के अवसर कम मिलते हैं, जिसके वजह से जो है व्यक्ति क्या हो जाता है, आपराधिक उपसंस्कृति की ओर आकर्षित हो जाता है और उस उपसंस्कृति के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से जो है अवैध साधनों के द्वारा अपने विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लालच में जो है व्यक्ति आपराधिक उपसंस्कृति की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि सामान्य संस्कृति में व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को वैध साधनों के द्वारा पूरा नहीं कर पाता है। ऐसा अवसर जो है उसको बहुत कम ही मिलता है। इसलिए दूसरा बात उन्होंने बताया कि आधुनिक यदि नगरीय संस्कृति में व्यक्ति को आपराधिक उपसंस्कृति के संपर्क में आने और अवैध साधनों के द्वारा अपने आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर जो है बहुत आसानी से मिल जाता है। जिस प्रकार की नगरीय संस्कृति अभी चल रही है, वहाँ पर आपराधिक उपसंस्कृति के संपर्क में लोगों का आने जाने का या फिर अवैध साधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर सरलता से मिल जाता है। यहाँ पर पेशेवर राजनीतिज्ञों, अपराध से जुड़े हुए वकीलों और संगठित अपराधों में लगे व्यक्ति जो हैं, इन्हें जल्दी ही अपनी ओर जो है आकर्षित कर लेते हैं। तो ये दो मुख्य कारण हैं कि आधुनिक नगरीय संस्कृति जो आपराधिक उपसंस्कृति के संपर्क में आने और अवैध साधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर व्यक्ति को सरलता से मिल जाता है, और दूसरा एक सामान्य संस्कृति में व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरा नहीं हो पाती हैं और ऐसा पूरा ना हो पाने के कारण जो है व्यक्ति जो है अवैध साधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाता है। ये दो कारण हैं जिसके वजह से आपराधिक उपसंस्कृति की ओर जो है लोग आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति को समाज में एक सामान्य संस्कृति में अपनी वैध साधनों के द्वारा आवश्यकता को पूरा करने का अवसर जो है बहुत कम मिलता है। दूसरा, अभी आधुनिक जो नगरीय संस्कृति है, उस संस्कृति में व्यक्ति के सरलता से ऐसे अवसर मिल जाते हैं जहां पर वे अवैध साधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे। पेशेवर राजनीतिज्ञों से जुड़ने का मौका, अपराध से जुड़े हुए लोगों का या फिर वकीलों या संगठित अपराधियों में लगे हुए व्यक्ति उन्हें बहुत जल्दी ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए जो है ऐसा लोग करने लगते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है अपराध की व्याख्या का समाजशास्त्रीय सिद्धांत समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।